क्या आप मानते हैं कि आज की तारीख में ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो देश के अंदर सबसे बड़ी आंतरिक चुनौतियों में से एक है? फ्रॉड वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई लिंक मिलता है इन्वेस्टमेंट का और उस लिंक के माध्यम से बताया जाता है कि आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करके दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और उसमें लोग पैसा लगा देते हैं, अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाए हुए पैसा लगा देते हैं। और जब पैसा लगाते हैं तो उसमें इनिशियली कुछ प्रॉफिट दिखाया जाता है, लेकिन भविष्य में जब वो विड्रॉल का उसमें डालते हैं कि मैं पैसा अपना वापस ले सकूं, तब वो पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। 1930 ये पुलिस ही मॉनिटर करती है, उसमें कॉल करके आपको सहायता ही मिलेगी, आपको सलाह मिलेगी। तो कभी भी कोई डाउट होता है 1930 पे कॉल करना चाहिए, हमेशा अपने तक बात कंटेन करके नहीं रखनी चाहिए। ऐसे प्रकरण भी प्रकाश में है जिसमें कि व्हाट्सएप से पहले मित्रता होती है, जानकारी होती है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं, लगातार चैट करते हैं। ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। OTP, CVV, पासवर्ड, ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो हमें इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आते हैं उनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारतीय लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने पैसे को डबल करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाएं। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो धोखेबाज हैं वो पूरा आपका अकाउंट ही खाली कर दें। हमारे साथ बात करने के लिए हैं STF के SSP नवनीत सिंह भुल्लर, जिन्होंने अभी ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिन्होंने लाखों की चपत लगा ली। अब पूरा मामला क्या है इन्हीं से समझ लेते हैं और कैसे साइबर फ्रॉड अपनी जगह बढ़ाता जा रहा है और पुलिस के लिए भी नई चुनौतियां पेश कर रहा है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। क्या मामला है पूरा ये साइबर ये फ्रॉड जो का? प्रकरण है जिसमें आज अरेस्टिंग हुई है, इसमें ये 10 जून को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक शिकायत आई थी, जिसमें एक सीनियर सिटीजन है, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे 44.5 लाख रुपए जो है ठग लिए गए। इस संबंध में FIR रजिस्टर हुई और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो इसमें एक अरेस्टिंग आज हुई है अजय कुमार त्रिपाठी की, ये इंदिरापुरम गाजियाबाद से अरेस्टिंग हुई है। और ये जो व्यक्ति है ये करंट अकाउंट खोलता था, फेक करंट अकाउंट खोलता था अलग अलग NGOs के नाम पे। और उसके बाद इसके हैंडलर्स जो थे विदेश में बैठे हुए, थाईलैंड, कम्बोडिया और चाइना, जो कि टेलीग्राम चैट में जब स्टडी करी गई तो वहाँ से जानकारी मिली, उनको देता था अकाउंट्स और क्रेडेंशियल्स भी उनको दे रखे थे। और जो टोटल फ्रॉड होता था उसका 2% कमीशन इसको मिलता था। सर पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है इस तरह के अपराधियों तक पहुंचना, क्योंकि अमूमन और जो क्राइम होते हैं, जो जनरल क्राइम है, उस पर पुलिस पहुंच जाती है भाई। CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली, सर्विलांस के माध्यम से कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ऐसे मामलों में पता चला कि आप बंदा कहता है महाराष्ट्र से कॉल आई थी, आप जाते हैं तो बैठा हो कई बार होता है। हाँ, इसमें कई बार देखा गया कि वर्चुअल फ़ोन नंबर्स यूज़ करते हैं या फिर क्या होता है सर वर्चुअल फ़ोन नंबर, क्या होता है दर्शक? वर्चुअल नंबर कुछ सॉफ्टवेयर ऐप के माध्यम से ये कॉल जनरेट होती है। और उसमें वो जब कॉल आती है तो ऐसा लगता है GSM नॉर्मल कॉल आ रही है, और एक्चुअली वो इंटरनेट से जनरेट होती है और अब्रॉड से होती है, बाहर से होती है। इसके अतिरिक्त जो इंडिया के ऑथेंटिक नंबर्स हैं उसका ये वक्त व्हाट्सएप का एक्टिवेशन कोड बाहर भेज देते हैं और इंटरनेट से फिर व्हाट्सएप कॉल करते हैं, और उसमें 91 से नंबर इनिशिएट होता है। हमें लगता है वो इंडिया का नंबर है, लेकिन वो विदेश में बैठ के बात कर रहे होते हैं। और इसमें जनरली जो क्रिमिनल्स हैं वो आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए टेलीग्राम या सिग्नल जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेलीग्राम भी सर घातक होता जा रहा है। टेलीग्राम एक कम्युनिटी का कन्वर्सेशन का एक माध्यम है व्हाट्सएप की तरह, लेकिन क्रिमिनल्स भी इसको यूज़ करते हैं अपने एडवांटेज के लिए। इसके रिकॉर्ड मिल जाते हैं, जैसे अगर इसके माध्यम से कोई बात कर रहा हो या चीज़ें, या पुलिस के लिए मुश्किल उसकी होता है। प्रयास किया जाता है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है। लिमिटेड मिल जाती है, यानी चुनौती है। मतलब कहीं ना कहीं अपराधी भी जो है वो बचने का रास्ता खोजने का पूरा प्रयास रहता है कि बच जाओ किसी ना किसी तरीके से। जी। सर हम ये देख रहे हैं कि आपने प्रेस रिलीज आपने या चीज़ निकाली है, इसमें लिखा है आपने कि जो कब्जे से बरामद मोबाइल फ़ोन की जांच में टेलीग्राम ऐप पर बैंक खातों व पैसों के लेन देन से संदिग्ध चैट कंबोडिया व थाईलैंड आदि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े था। सर एक बंदा है, हम देख रहे हैं कि क्योंकि देहरादून की अगर बात करें तो काफ़ी रिटायर्ड लोग यहाँ रहते हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग रहते हैं यहाँ पर। जी। तो क्योंकि एक पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों की नज़र रहती है। हमने देखा कि आर्मी के कुछ अधिकारी थे, इवन मैं देखता हूँ कि पुलिस के भी कुछ बड़े अधिकारी वो भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट होते जा रहे हैं सर।
तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें जो एक साइबर क्राइम में जो दो बड़े जो क्राइम ट्रेंड्स अभी जो चल रहे हैं उसमें एक तो डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट में जो फ्रॉडस्टर होता है वो अपने को किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर एग्जीक्यूटिव बताकर या जुडिशरी का ऑफिसर बताकर विक्टिम को कॉल करता है, और जनरली ये नंबर सोशल मीडिया से पिक किए जाते हैं और ये बोला जाता है कि वो किसी केस में या उसका किसी ट्रांजैक्शन में उसका नाम आ गया है, और उसको फिर डराया जाता है और उसको फिर एक अकाउंट नंबर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि सिक्योरिटी के लिए एज ए बेल बॉन्ड या सिक्योरिटी के लिए एक निश्चित रकम जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाए, और जब जांच हो जाएगी तो वो रकम वापस कर दी जाएगी। जब विक्टिम वो पैसे ट्रांसफ़र करता है तो फिर वो अकाउंट होल्डर और वो सब गायब हो जाते हैं, और तब उसको पता चलता है कि, और उसको बोला जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, और आपके जो ये मनी है ये लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं वाइट हुआ है, इसको चेक करने के लिए आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो वो पैसे लेके वो फरार हो जाते हैं। जनरली डिजिटल अरेस्ट में होता है। दूसरा जो मेन ट्रेंड में है उसमें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स। इसमें जैसे हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट होता है अगर कोई कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, और सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इसके अलावा बहुत सारी ऑथेंटिक कंपनीज़ हैं, जरोदा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, इनके थ्रू डीमैट अकाउंट के थ्रू लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन फ्रॉड वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई लिंक मिलता है इन्वेस्टमेंट का, और उस लिंक के माध्यम से बताया जाता है कि आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करके दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, और उसमें लोग पैसा लगा देते हैं, अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाए हुए पैसा लगा देते हैं, और जब पैसा लगाते हैं तो उसमें वो इनिशियली कुछ प्रॉफिट दिखाया जाता है, लेकिन भविष्य में जब वो विड्रॉल का उसमें डालते हैं कि मैं पैसा अपना वापस ले सकूं, तब वो पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई लिंक मिलता है इन्वेस्टमेंट का तो बहुत संभावना रहती है कि उसमें फ्रॉड हो सकता है। ये लोग क्या कि सिर्फ दोस्ती भी बढ़ाते हैं पहले सोशल मीडिया के माध्यम से? ऐसे प्रकरण भी प्रकाश में है जिसमें कि व्हाट्सएप से पहले मित्रता होती है, जानकारी होती है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं, लगातार चैट करते हैं, उसमें टिप्स दी जाती हैं कि ये वाला स्टॉक ले लीजिए, इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बाद में उनको बोलते हैं कि हाई प्रॉफिट के लिए हम एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो हम उसमें करते हैं, तो उसको उसमें जोड़ लिया जाता है, फिर उससे समय समय पे बड़ी रकम ले ली जाती है, और उसमें एक आर्टिफिशियल उनको प्रॉफिट भी जनरेट करके उसका जो यूज़र प्रोफाइल है, जो उसका डैशबोर्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो फेक बनाते हैं उसमें दिखता है कि उनको इतना प्रॉफिट हो गया है, जो कि फेक होता है। सर, साइबर फ्रॉड में हम देखते हैं कि लोग भटक रहे हैं, लोग कंप्लेंट तो कराते हैं, पुलिस में एफआईआर भी करवा देते हैं, लेकिन पैसे रिकवर करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो क्या नंबर है और कैसे? देखिए साइबर फ्रॉड में 1930 1930 ये नेशनल हेल्पलाइन है साइबर क्राइम का। ये I4C MHA से मॉनिटर होता है और उसका कंट्रोल रूम हर एक स्टेट में है। यहाँ पर हमारा देहरादून में भी है ये। इसमें कोई भी 1930 पे कंप्लेंट करता है, ये साइबर फ्रॉड से रिलेटेड ही है, तो उसमें तत्काल कुछ डिटेल लेने के बाद में जिस अकाउंट में फ्रॉड के पैसे गए हैं वो तत्काल फ्रीज़ कर दिया जाता है, उस अमाउंट को लिनिन लगा के फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो इसमें गोल्डन आवर्स का रूल है, अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है और वो तत्काल सूचना दे देता है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि उसके पैसे बचाए जा सकें। लेकिन जब ये सूचना देर से मिलती है, कुछ दिनों या हफ्तों बाद मिलती है, तो उसमें संभावना यह रहती है कि जो फ्रॉडस्टर है वो फ्रॉड की अमाउंट विड्रॉ करा लेता है, तो फिर उस पैसे की रिकवरी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर विदेशों में चला जाता है। सर, इस केस में जो अपराधी पकड़ा गया है, इसके तमाम इसने अकाउंट अपने खुलवाए, तो अकाउंट तो उसके ब्लॉक पे ब्लॉक होते जा गए होंगे, तो किस तरह से काम कर लेते हैं ये लोग? देखिए ये एनजीओ के नाम पे बार बार अकाउंट खुलवाता था। इसने एक अकाउंट खुलवाया ये हैदराबाद से और कौशाम्बी से, दो जगह से ऑलरेडी वांटेड है ये। वहाँ की पुलिस को हम लोगों ने इनकी जानकारी में डाल दिया है, वो वारंट भी, प्रोडक्शन वारंट लेके इसको रिमांड पर लेंगे वहाँ पर। और इसका जब एक अकाउंट फ्रीज हो जाता था तो ये दूसरी एनजीओ क्रिएट करके, एक फेक एनजीओ क्रिएट करके बैंक से करंट अकाउंट खोल देता था। जब वो फ्रीज हो जाता था फिर तीसरा अकाउंट खोल देता था। तो इसका ये एमओ काम करने का इस प्रकार का था। पढ़े लिखे लोग होते हैं सर ये धोखा? हाँ, ये जो एक्यूज्ड है ये ग्रेजुएट है और विगत 1 वर्ष से लगभग ये इस काम में संलिप्त है। कितने लोग हैं सर इस गिरोह में टोटल? अभी इसके साथ एक और इसका साथी है, एक नाम और प्रकाश में आया है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जल्दी अरेस्टिंग हो जाए। सर, दर्शकों के कुछ सवाल हैं साइबर से लेके, क्योंकि आप साइबर को देख रहे हैं, तो कुछ सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ दर्शकों के। सर, सवाल है कि एसटीएफ को ठगी नेटवर्क की जानकारी सबसे पहले कैसे मिली?
इस पर्टिकुलर केस में पूछ रहे हैं इस आप? पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हम मामले देखते हैं जो आपसे हमारी चर्चा भी, अनऑफिशियल भी हमारी चर्चा हो रही थी कई बार, जो विक्टिम होता है वो सामने आता ही नहीं है। इसमें जो 44.5 लाख रुपए गए थे उसकी जो उनके जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ था जैसे मैंने बताया, उसमें कुछ रकम इस व्यक्ति द्वारा जो करंट अकाउंट खोला गया था उसमें गई थी। और उस करंट अकाउंट का जब मैंने वेरिफिकेशन किया तो वो एड्रेस तस्दीक नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस एड्रेस पे दूसरा एनजीओ खोल के करंट अकाउंट खोल दिया था। फिर बैंक से जानकारी करी गई और उसमें फील्ड वेरिफिकेशन किया गया, तब पता चला कि इसी एड्रेस पे 2-3 करंट अकाउंट हैं। ये संदिग्ध हो गया हमारे लिए और फिर इसकी हमने डिटेल्स निकाल के हम फिर इस तरीके धोखाधड़ी से। कब हुई थी सर ये? ये 10 जून को रिपोर्ट हुई है। 10 जून को रिपोर्ट हुई और हुई कब थी? ये 10 जून को रिपोर्ट हुई है, उसके लगभग 10 दिन पहले तक उन्होंने मतलब इन्वेस्ट किया था यहाँ भी पैसा। मामला लेट हुआ एक तरीके से, जो आप जी जी बता रहे थे कि जी जी गोल्डन आवर्स का जो रूल है, जी 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 अगर वो होते तो थोड़े इनके पैसे शायद रिकवर हो जाते। जी 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 जी। जी सर, क्या यह गिरोह सिर्फ उत्तराखंड और यूपी तक ही सीमित था या इसके तार अन्य राज्यों और विदेशों से भी जुड़े हैं? नहीं, देखिए इसके जो हैंडलर्स थे जैसे मैंने बताया थाईलैंड, कंबोडिया और चाइना में थे, जो कि मेन अकाउंट डील करते जो साइबर फ्रॉड करते थे। और इसके ये पैन इंडिया है, इसमें कोई एरिया टारगेट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर क्रिमिनल जो है हैदराबाद और कौशाम्बी 2 जगह से ऑलरेडी वांटेड है। अब हैदराबाद साउथ इंडिया में, हम लोग नॉर्थ में हैं, कौशाम्बी अलग जगह हो गई। तो जहाँ पे विक्टिम एक्चुअली एक दिन में कई सारी कॉल करते हैं, माना 100 कॉल करते हैं, अगर एक ने यील्ड कर दिया, एक ने पैसे दे दिए तो इन लोगों का काम हो जाता है। हो जाते हैं, ठीक है। सर आरोपी ने आपने जो दिया है रेशियो 44.50 लाख रुपए की, ठीक है, लगभग 44,50,000 रुपए की हेराफेरी किन किन माध्यम से की और पैसे कहाँ कहाँ ट्रांसफर किए गए? इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था जिसमें कि उनको बताया गया कि इतना प्रॉफिट जनरेट होगा, इस तरीके से ये फ्रॉड किया गया था। और इसमें कुछ अकाउंट्स में अलग अलग अकाउंट दिए गए जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे, जिसमें इसका भी एक करंट अकाउंट था। और इसमें बाकी अकाउंट्स हैं उन पे ऑलरेडी काम चल रहा है हमारा। चल रहा है, ठीक है सर। सर आरोपी के पास से मिले दस्तावेज और बैंक अकाउंट कितने बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए 2 आधार कार्ड बना रखे हैं इसने 2 अलग अलग पतों पे। इसके बाद इसके करंट अकाउंट्स की डिटेल मिली हैं और इसकी चेक बुक्स, इसके एटीएम्स, मोबाइल फ़ोन्स, इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्योंकि अभी अरेस्ट हुआ है, जब उसकी एनालिसिस होगी तो जो चीज़ें फिर प्रकाश में आएंगी फिर आपसे शेयर जी करेंगे। जी। इस केस को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी? क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें एक नाम ऑलरेडी प्रकाश में आ गया है और इसके अलावा इसमें अगर बैंक ऑफिसर्स का कनेवेंस होगा, मिलीभगत होगी करंट अकाउंट खोलने में, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो इस फ्रॉड में और अकाउंट्स में भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उन अकाउंट्स में कई बार बिल्कुल म्यूल अकाउंट होते हैं वो, कि अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं होता कि उसके अकाउंट नाम पे अकाउंट चल रहा है, या फिर कुछ लोग अकाउंट अपना बेच देते हैं। तो उन अकाउंट्स पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें जो भी नाम प्रकाश में भविष्य में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की सर अब जाएगी। इस तरह के मामलों में देखते हैं कि एसटीएफ पूरे प्रयास कर रही है, अपराधियों को पकड़ के ले भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो शक्तियां हैं वो भी लिमिटेड हैं कहीं ना कहीं। क्या ऐसे मामलों में अपराधी बचकर निकल जाते हैं, कुछ सालों की सज़ा होती है फिर चले जाते हैं बाहर, नहीं, या कुछ उसमें ऐसा तो प्रावधान है कि इस तरह के जो आपने धाराएं लगाते हैं कि देखिए जेल में सड़े? इसमें बीएनएस के साथ में आईटी एक्ट के धाराएं भी लगती हैं। और चूंकि मैंने बताया कि 2 जगह से और ये वांटेड है, तो ये ऐसा नहीं है कि जल्दी से निकल जाएंगे। और दूसरा केस इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है, तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि कन्विक्शन हो, सजा हो इसमें इनको। और इसके अलावा आई4सी में जेएमआई पोर्टल है, उसके थ्रू भी जो है कोऑर्डिनेशन रहता है। साइबर क्राइम जितना कंट्री में हो रहा है उसमें अलग अलग स्टेट की पुलिस का कोऑर्डिनेशन रहता है। तो प्रयास रहता है कि इसने जहाँ जहाँ फ्रॉड किए हो वहाँ पे ये चीज़ फ्लैग हो, और अगर कहीं और भी इसने क्राइम किया है तो उनके नोटिस में आ जाए और वो भी इससे आके सर क्या पूछताछ कर क्या सकें। सजा है इसमें? अपराधी अगर इस तरह का अपराधी का पकड़ के ला रहे हैं, सजा का क्या प्रावधान है मैक्सिमम? देखिए अभी ये इन्वेस्टिगेशन में है मामला, और चूँकि कहता हूँ उसे पुलिस का मैं इस काम केस है। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, किसी भी केस की, जो आप पीछे भी जो आपने केसेस अरेस्टिंग की है, तो सजा का क्या प्रावधान रहता है? देखिए उसमें नॉर्मल 318 बीएनएस है, 420 होता था, उसमें तो 3 साल की सज़ा होती थी। लेकिन अगर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट बनाता है, जो 467 आईपीसी होता था, उसमें 10 साल तक की सज़ा है, सेशन ट्रायल है, जो अब बीएनएस में लाइफ सेंटेंस भी है। और इसमें अगर हम संगठित अपराध की धारा जोड़ देते हैं, जो 111 बीएनएस है, तो सज़ा और बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट की धाराएँ भी हैं। तो सफिशेंट कानून ने जो अधिकार दे रखे हैं पुलिस को ऐसे मामलों में, वो मोर देन सफिशेंट हैं। उनको अच्छे से अगर इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस, अच्छे से उसको कोर्ट में पैर भी करती है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी सज़ा मिलती है। जी सर।
सर, आम जनता को इस तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए एसटीएफ क्या ठोस कदम उठा रही है? देखिए, इसमें हमारा जनपदों के माध्यम से खुद भी ये प्रयास रहता है कि जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएँ और इसमें जन जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। 1930 का प्रचार-प्रसार होना चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ कभी साइबर फ्रॉड हो जाए तो 1930 पे वो कॉल कर लें। और दूसरा बेसिक चीज़ है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो हमें इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म आते हैं उनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बेसिकली साइबर हाइजीन की प्रैक्टिसेस हमें अपने व्यवहार में लानी चाहिए। और स्कूलों में भी सर साइबर का जी, जी, एक लगातार अवेयरनेस। जनपद पुलिस और थाने और एसटीएफ की जो साइबर यूनिट है, हम लोग लगातार इसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहते हैं। जी। सर, क्या पुलिस विभाग ने बैंकों और आरबीआई से ऐसे फर्जी खातों पर रोक लगाने को लेकर कोई पहल की है? देखिए, हमारी सालाना मीटिंग होती है, इसमें आरबीआई के माध्यम से होती है। उसमें ऑलरेडी हमने आरबीआई को चिट्ठी लिखी हुई है। जल्द हमारी सारी बैंकों से मीटिंग होने वाली है। उसमें हमारी जो बैंकों से अपेक्षाएँ होती हैं, वो हम बैंकों से अपनी बात रख देते हैं। इसी प्रकार से हम साल में टीएसपीज़ के साथ, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ भी मीटिंग करते हैं और हमारी जो उनसे अपेक्षाएँ होती हैं, हम उनके सामने रख देते हैं और जो हमें समस्याएँ आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन में और फिर वो हमारी मदद भी करते हैं। सर, जो लोग इस तरह के गिरोह के शिकार होते हैं, क्या उनके सारे पैसे उन्हें वापस मिल जाते हैं? देखिए, कभी सारे पैसे वापस मिल जाते हैं, कभी एक कुछ रकम वापस मिल पाती है और कई बार बड़ा लॉस भी हो जाता है। जी। सर, एसटीएफ किस तरह से लोगों अच्छा, ये आपने बता दिया है कि लालच में ना फँसे, आपने एक नंबर अपना जारी कर दिया है कि उस नंबर पे कॉल करें। सर, बार-बार ऐसे फर्जी ट्रस्ट और कंपनियाँ बैंक में खाता खोल लेती है, क्या ये बैंकों की लापरवाही नहीं है? देखिए, इसमें निश्चित रूप से जैसे मैंने इस केस में बताया कि करंट अकाउंट बार-बार एक एड्रेस पे खुल रहे हैं, तो इसमें अगर बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों को कनाइमेंस मिलीभगत आएगी, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। और ये एक जाँच का विषय है, अभी विवेचना, इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि बैंक के अधिकारियों की उसमें लापरवाही या मिलीभगत थी या नहीं थी। सर, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस और बैंकिंग सिस्टम में बेहतर समन्वय के लिए एक रणनीति होनी चाहिए? ये ऑलरेडी प्लेस पे है। I4C में जैसे मैंने बताया कि उसमें हमारे साइबर एक्सपर्ट्स और बैंक के ऑफिसर साथ में बैठते हैं। तभी 1930 पे कोई कंप्लेंट करता है तो विद इन मिनट्स जो है वो जो फ्रॉडस्टर का अकाउंट है वो बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। तो हमारा समन्वय केंद्रीय स्तर पे बहुत अच्छा है। इस सवाल का जवाब सर आपने दे दिया, सवाल मैं ले लेता हूँ ताकि दर्शकों के लिए, अगर कोई नागरिक ऐसे किसी ऑनलाइन फ्रॉड में फँस जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो 1930 पे कॉल करें, 1930 पे कॉल करें तत्काल। तत्काल। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आने वाले समय में एसटीएफ किन नई टेक्नोलॉजी या तरीकों को इस्तेमाल करेगा? क्योंकि देख सर क्योंकि जो वॉर है ये हम देख रहे हैं, अपराध का तरीका बदल रहा है। कई बार हम देखते हैं कि अपराधी जो है वो ज़्यादा एडवांस होते हैं कहीं न कहीं। देखिए, इसमें समय के साथ साथ साइबर क्रिमिनल्स भी अपने को इवॉल्व कर रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। लेकिन इसको कॉम्बैट करने के लिए उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें कि अभी हमारे 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, एक गढ़वाल में, देहरादून में और एक कुमाऊं में, पंतनगर में चलते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अतिरिक्त सीसीपीएस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना का प्रपोजल गवर्नमेंट में गया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो भारत सरकार साइबर कमांडो कोर्स करवा रही है, उसमें हमारे 10 कर्मचारियों ने पहले इसको क्वालिफाई किया था और 72 कर्मचारियों ने उसके बाद में क्वालिफाई किया है। और इनकी 6 महीने की सघन ट्रेनिंग होती है आईआईटीज़ में और एनएफएसयू में। हमारे 4 साइबर कमांडो ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आ गए हैं और इन लोगों की ट्रेनिंग में सब कुछ जो नए साइबर ट्रेंड्स हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में इनको बताया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसका प्रपोजल ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जिसमें S4C भी बनेगा, स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और जो साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टीमीडिया लैब और आपकी मोबाइल फॉरेंसिक लैब और सब हर एक प्रकार की लैब्स होंगी, जिससे कि आने वाले टाइम में हम साइबर क्राइम से अच्छे से टैकल कर पाएंगे। सर, क्या आप मानते हैं कि आज की तारीख में ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो देश के अंदर सबसे बड़ी आंतरिक चुनौतियों में से एक है? देखिए, निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड जो है वो एक्सपोनेंशियली पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रेडिशनल क्राइम कम हो रहा है और साइबर क्राइम बढ़ रहा है। इसलिए जो है डिपार्टमेंट का फोकस भी साइबर क्राइम की तरफ है। नई नई यूनिट्स बनाई जा रही है, इसमें मैन पावर बढ़ाई जा रही है और ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, ये सत्यता है। सर, जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, केवल देहरादून नहीं, पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहें और उनकी गिरफ्त में फंसे नहीं, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। देखिए, इसमें एक सिंगल टर्म है साइबर हाइजीन, कि आपका इंटरनेट पे जब आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपके घर में बच्चे बुजुर्ग, आप स्वयं इंटरनेट पे किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स हैं।
और सोशल मीडिया में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, अपनी प्रोफाइल्स को लॉक्ड मोड में रखना चाहिए और अननोन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए और सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में कई लोग बिल्कुल रहते हैं, तो उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। और इसमें ऐसे लोगों से गलती होती है और कभी हो भी जाता है फ्रॉड, तो 1930 पे तत्काल कॉल करनी चाहिए। सर देहरादून में वो जो तमाम वरिष्ठ नागरिक जो है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ, अक्सर चीज़ें मेरे पास भी ऐसी आती मैं है अगेन वही कि चीज़ वो हर क्लिक पे, मतलब कह रहा हूँ हर लिंक पे, जो भी लिंक आता है, तमाम एसएमएस आते हैं, वो हर लिंक पे क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया वो एपी के फाइल्स भी होती हैं, ऐसे कोई भेज देते हैं लोग, तो अनवांटेड अननोन लिंक्स जो आते हैं उनको क्लिक नहीं करना चाहिए, ऐसे डाउनलोड्स नहीं करने चाहिए। और दूसरा कभी कोई समस्या आती है तो अपने फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, जैसे डिजिटल अरेस्ट के केस में लोग नहीं करते हैं, या 1930 ये पुलिस ही मॉनिटर करती है, उसमें कॉल करके आपको सहायता ही मिलेगी, आपको सलाह मिलेगी। तो कभी भी कोई डाउट होता है 1930 पे कॉल करना चाहिए, हमेशा अपने तक बात कंटेन करके नहीं रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला और देखिए अपराध का तरीका भी बदल रहा है। अब जो ट्रेडिशनल क्राइम था वो कहीं ना कहीं उसकी परिभाषा बदल गई है। अब वो कहीं ना कहीं साइबर जो क्राइम है धीरे धीरे अपनी जड़ें पसार रहा है। ऐसे में न सिर्फ चैलेंज पुलिस के लिए बढ़ जाते हैं, बल्कि आम जनता के लिए भी चैलेंज है कि भाई भरोसा करे तो किस पर करे, तो किस पर ना करे। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन सिमरन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।